हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 50+ MCQ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी की वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था से हमारा अभिप्राय होता है वह होता है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, क्या होता है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जो भारत की गिनती की जाती है वह विकासशील राष्ट्र के रूप में की जाती है। किस रूप में? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में गिनती की जाती है आर्थिक विकास में भारत की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा जो क्षेत्र है वह सफल योगदान है, तो वह तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है, आप कभी भी क्षेत्र की बात होती है तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? तो इसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो वह अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे जिसका शेष विश्व से कोई भी संबंध नहीं होगा? तो उसे समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उसका विश्व से कोई संबंध नहीं तो उसे बंद अर्थव्यवस्था या फिर समृद्ध कहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में बंद अर्थव्यवस्था न देकर समृद्ध दिया होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो ये सत्य होगा कि भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए? तो एक श्रम अधिके वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, किसे? तो ये सत्य कथन होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत के बारे में अगर कथन देखा जाए तो इनमें से कौन सा सही है कि एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रकृति साधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है और बाजार का आकार। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिएगा वैश्वीकरण का अर्थ है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्या होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना क्या कहलाता है? तो ये ग्लोबलाइजेशन से अभिप्राय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, जो वैश्वीकरण का अर्थ होता है वह होता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ये किसका काम है? तो ग्लोबलाइजेशन का काम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो भारत का जो कुल श्रम शक्ति भाग है वह 54% जो है वह कृषि में लगा हुआ है। कितना? तो 54%। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है ये संरचनात्मक है। कैसी है? तो संरचनात्मक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं इन्हें कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? तो NSSO। ठीक है, कौन प्रकाशित करता है? तो NSSO। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो जो भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, तो इनमें से सभी में पाई जाती है। ग्रामीण अल्प रोजगार में भी, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, तो ये अदृश्य बेरोजगारी, जो कि दिखाई नहीं देती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कृषि में अगर एक भी इंसान का काम होता है, फिर भी उसमें साथ में 2-3 या 4 लोग लगे हुए हैं, तो वो बेरोजगारी, उन्हें क्या लगता है कि हम काम करना है, कोई रोजगार करना है, लेकिन वो अदृश्य होती है। ठीक है, वहाँ पर एक व्यक्ति भी वो काम कर सकता है, जैसे वो 4 व्यक्ति करना है तो 3 व्यक्ति जो हुए वहाँ पे बेरोजगार हुए। तो ठीक है, इसीलिए कृषि में जो बेरोजगारी होती है वह अदृश्य होती है, लोगों को दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो इन सभी में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी होगा, कि संरचनात्मक बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी भी मिलती है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है वह होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, अभी हमने आपको जैसे कृषि में उदाहरण बताया था, वैसे ही इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें आवश्यकता तो एक व्यक्ति के काम करने की, लेकिन उसमें 4 व्यक्ति लगे पड़े हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों पाई जाती हैं। तो अप्रयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है, वह है शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी, मतलब अधिकांश लोग शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। अब आपको बताना, जो नीचे दिए गए कूट हैं इनमें से सही उत्तर क्या होगा, तो वह 1 और 2 करेक्ट होगा, यानी कि कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कहाँ मिलती है, तो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 तथा 2 करेक्ट हो जाएगा, डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। जो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है वह क्या होता है, तो अपर्याप्त उत्पाद होता है। ठीक है, अपर्याप्त जो उत्पाद होता है उसी के कारण कैसी बेरोजगारी आती है, तो बस संरचनात्मक बेरोजगारी आती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, शहरी क्षेत्रों में जो आमतौर पर बेरोजगारी दिखाई देती है वह शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। ठीक है, अधिकांश लोग शिक्षित हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ क्या हो कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। क्या हो, तो जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी में, तो बस शैक्षिक बेरोजगारी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो कब होती है, जब बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को, कब, तो मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, इसे किस रूप में जानते हैं, तो मौसमी बेरोजगारी कब होती है, जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अल्प रोजगार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है निम्न में से किसकी विशेषता है, तो ये कृषि की विशेषता है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है वह कौन करता है, तो वह नीति आयोग करता है। कौन करता है फ्रेंड्स, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो वह है छत्तीसगढ़। कौन सा है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो जो अल्प विकसित देश हैं इनमें गरीबी का मुख्य कारण है कि आय में असमानता है, इसीलिए वहाँ पर गरीबी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में जो निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है वह परिवार की औसत आय के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर, तो परिवार की औसत आय के आधार पर किया जाता है निर्धनता के स्तर का आकलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो जो गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था वह प्रारंभ किया था इंदिरा गांधी ने। किसने किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का यूथोपिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का यूथोपिया किसे कहा जाता है, किस राज्य को, तो वह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसे, तो मध्य प्रदेश को, एमपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो निम्नलिखित में सूचकांक भारत में गरीबी की जो तीव्रता के मापने के लिए सबसे उपयुक्त है वह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो वह कौन सा कार्यक्रम था जो भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, तो वह उपयुक्त सभी थे, यानी कि IRDP, ट्राइसेम था, NRP था, ये सभी क्या थे, तो भारत में गरीबी दूर करने के लिए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिए गए, ऐसे क्वेश्चन PCS में पूछे जाते हैं। ठीक है, कथन और कारण दिए हुए हैं। तो पहला कथन है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो बताइएगा कौन से दोनों सही व्याख्या करते हैं। तो फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो जो अंत्योदय कार्यक्रम था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, तो जो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था वह क्या था, तो वह था गरीबों में सबसे अधिक जो गरीब है उसकी मदद की जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। जो कुटीर ज्योति योजना का संबंध था वह था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ठीक है, तो ज्योति योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग थे उन्हें विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी ये किसका है, तो IVRD का है। किसका है, IVRD। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सूचकांक किसने बनाया था। तो जो मानव सूचकांक है किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये UNDP ने बनाया था। किसने बनाया था, UNDP ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI किसकी देन है, तो ये महबूब उल हक की देन है। किसकी है, तो महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, आपको वह बताना है।
जो कि मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो सकल नाम निवेश दर जो है ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, और जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा भी होती है ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। लेकिन जो सकल नाम निवेश दर है ये मानव सूचकांक का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या था। तो मानव विकास सूचकांक का आधार था स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। क्या था? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। तो जो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य बना था वह कौन बना था? वह है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो वह एमपी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, तो वह अप्रैल 2002 में की गई। कब की गई? तो अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट थी इसमें जो भारत को रखा गया था ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया था। किसे? तो भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया था यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो वह है लिंग अनुपात। बाकी जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, सकल नामांकन जो है ये मानव विकास सूचकांक की माप है, लेकिन जो लिंग अनुपात है ये मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो असमानता घटाने का उपाय नहीं पूछा गया है, नहीं है, तो वह है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं समृद्ध अर्थव्यवस्था या फिर बंद अर्थव्यवस्था। अगर कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में बंद अर्थव्यवस्था नहीं दिया होता है, उसकी जगह पर समृद्ध अर्थव्यवस्था दिया होता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। राइट आंसर क्या होगा? समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वह बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। नेक्स्ट टॉपिक जितने भी इकोनॉमिक्स के बन सकते हैं सभी पर वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।